मेरा नाम निशा है और मेरे जीजा का नाम सोहन है। मेरी दीदी बहुत ही खूबसूरत थी। मैं दीदी से 1 साल छोटी थी। जब सोना दीदी 19 साल की हुई तो रिश्ते आना शुरू हो गए थे। वो शादी के नाम से दूर भागती थी, कहती मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। शादी के बाद तो सिर्फ मैं घर के कामकाज में उलझी रह जाऊंगी। उनका सारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई की तरफ था और मम्मी पापा भी कहते अभी इसकी उम्र ही क्या है, पढ़ने का शौक है तो इसे पढ़ने देते हैं। बस ऐसे ही कहकर वे हर रिश्ते को ठुकराते रहे। टाइम गुजरने का पता चला और दीदी ने BCom के बाद PGDCA किया, फिर MCom किया। रिश्ते आते रहे और वे इनकार करती रही। अभी नहीं, पहले कुछ बनूंगी फिर शादी करूंगी। भगवान ही जाने वो क्या बनना चाहती थी। सपने तो उनके बहुत बड़े थे। नौकरी की तलाश में उन्होंने बड़े बड़े किरदारों से मिलना शुरू किया, ऑफिसों के चक्कर भी काटे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। फिर उन्होंने थक हार कर एक स्कूल में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर ली। कुछ टाइम स्कूल में पढ़ाया, फिर बैठ गई। बोली कि बच्चों को पढ़ाना अपनी जान देना जैसा काम है। मेरे तो सिर में दर्द होने लगता है। उन दिनों में पढ़ाई कर रही थी और जब जवान थी, और अब जो भी रिश्ता आता वो दीदी को नज़रअंदाज करके मेरा हाथ मांगते, जबकि मेरे मम्मी पापा की इच्छा थी कि पहले बड़ी बेटी के ही हाथ पीले होंगे। टाइम बीत रहा था, मैंने ऐसा कर लिया। अब सभी मम्मी पापा को समझाते कि तुम लोग अच्छे अच्छे रिश्ते को ठुकराते जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो बड़ी बेटी के चक्कर में छोटी बेटी भी घर पर ही रह जाए। मम्मी पापा दीदी की शादी को लेकर बहुत परेशान थे और अब इन हालातों से घबराकर मम्मी ने शादी करवाने वालों से सहारा लेना शुरू कर दिया। मम्मी ने उन्हें पैसे भी दिए और कहा मेरी बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आओ। रिश्ता करवाने वाली औरत एक दिन रिश्ता लेकर आई। मम्मी पापा उनसे मिलने गए। मम्मी ने लड़के की तारीफ में जमीन आसमान एक कर दिए कि लड़का बहुत अच्छा है, लाखों में एक है वगैरह। फिर कुछ दिन बाद मम्मी पापा लड़के के घर जाकर दोबारा लड़के से मिले। लड़का देखने में इतना अच्छा नहीं था, शक्ल सूरत भी खास नहीं थी, मगर वो लोग मेरे मम्मी पापा से इस तरह शराफत से पेश आए। मेरे सीधे साधे माँ बाप ने हाँ कर दी और 3 महीने बाद ही शादी की तारीख रखी गई और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी की तैयारियों में 3 महीने ऐसे बीत गए जैसे अभी 3 दिन पहले की बात हो। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया और हम लोग मेहंदी वाले दिन लड़के के घर लड़के को मेहंदी लगाने गए तो मैंने पहली बार अपने जीजा को देखा था। उस पर नजर पड़ते ही मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। पक्का रंग और मामूली शक्ल सूरत और सर से गंजा, थोबड़े पर चमक देखकर पहले तो मुझे बहुत हंसी आई, फिर दीदी की किस्मत पर रोना आ गया कि दीदी की कैसी किस्मत फूटी है। मैं यही सोचने लगी, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते को ठुकराया था और अब ये अजनबी शक्ल उसे डोली में लेने आ गया। जैसे ही मैंने उससे मेहंदी लगाने के लिए हाथ आगे करने को कहा और मेहंदी लगाने लगी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल वहीं टूट कर रह गया। जो मेरे दिल में जीजा के लिए इज्जत थी वहीं चकनाचूर हो गई। मैं तो अपना हाथ झटक कर एक तरफ हो गई। फिर उन्हें दूसरी लड़कियों को मेहंदी लगाने को कहा और मैं उसे देखे जा रही थी। यह सोचकर हैरान थी मम्मी और पापा को इस इंसान में क्या पसंद आया था जो बिना देखे भापे जल्दी से हाँ कर दी। मेरी नज़र उन्हीं पर थी। दूल्हे राजा तो बढ़ चढ़ कर लड़कियों से बातचीत में हिस्सा ले रहे थे, मजाक किए जा रहे थे। शायद उनके खानदान में इस तरह के गंदे मजाक करने का रिवाज होगा। मैं एक तरफ खामोश खड़ी थी। मुझे खामोश खड़ा देखकर मुझे आवाज़ लगाने लगे, साली साहिबा इधर तो आओ, भाई हम तो अपनी साली के हाथ से ही पान खाएंगे, हमारी ये इच्छा पूरी नहीं करोगी क्या? उनकी ये इच्छा सुनकर सारी औरतें हंसने लगी और ऊंची ऊंची आवाज़ में कहने लगी, कहीं पान खाने के बहाने साली का हाथ न खा लेना। इस तरह के मजाक तो हर शादी में आम तौर पर होते हैं, पर मुझे ये मजाक पसंद नहीं आया और मैंने मजाक करने वाली औरतों को गुस्से से देखा। उनमें से एक औरत पान ले आई और मेरे हाथ में थमा दिया।
और मुझसे बोली, लो अपने जीजा की इच्छा पूरी कर दो। तुम्हारे जीजा ने तुमसे पहली फरमाइश की है, फिर तुम भी बदले में इससे कुछ भी लेने की फरमाइश करना। मैं अपने दिल में उसको गाली दे रही थी मगर जुबान से कुछ न बोली। स्टेज पर बैठे जीजा पान खाने को बड़े बेचैन हो रहे थे और बार बार बोल रहे थे, साली साहिबा अब खिला ही दो, तुम तो हमारी छोटी साली हो। मेरे हाथ में पान था लेकिन मेरे कदम समझो वहीं जम चुके थे। फिर एक लड़की मेरी तरफ बढ़ी और मुझे जीजा जी की तरफ ले जाने लगी और मुझे पकड़कर उसके पास ले गई। जैसे ही मैंने पान खिलाने के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। जैसे ही मैंने पान खिलाया तो उन्होंने मेरे दोनों उंगलियों में काट लिया। मेरी तो चीख ही निकल गई और जीजा जी मुस्कुराने लगे। मैं अपने आंसू पोंछते ही स्टेज से नीचे उतरकर भागने, मेरा खींचकर थप्पड़ मारने को जी चाह रहा था और मुझे अपने मम्मी पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने कैसे लड़के को पसंद किया है। सगाई होने तक मैं ऐसे ही खोई खोई सी रही और शादी के कामों में भी मन नहीं लग रहा था। अपनी दीदी की तरफ एक नज़र उठाकर देखी तो रोने को मन करता। शादी का दिन आया और दीदी विदा होकर उनके घर चली गई। अब जब भी दीदी घर आती तो मैं यह देखकर हैरान रह जाती कि उनके पति के हाथ में एक एक डब्बा होता जिसमें बहुत सारे पान होते और मजाक मजाक में मुझसे कहते कि एक पान और तुम ही खिला दो। ना चाहते हुए भी अपनी दीदी की वजह से कहीं उनका घर ना खराब हो जाए मैं उनको पान खिला देती और मुझे और दीदी को भी पान खाने को कहते और हम पान खाने से इनकार कर देते। शुरू के दिन तो दीदी को ले आते, फिर उन्होंने आना जाना कम कर दिया था। दीदी के जाने से घर सूना सूना हो गया था। मैं दीदी को रोज याद करके रोती थी। एक दिन मैंने अपनी मम्मी से कहा, भगवान जाने दीदी कब आएंगी, मेरा दिल बहुत उदास है, मेरा दिल उनसे मिलने को कर रहा है। मम्मी ने कहा, तो तुम चली जाओ उनसे मिलने, वह भी तुम्हें याद करती होगी। फिर भाई से कहा, निक्कू ले जाओ, ये अपनी बहन से मिलना चाहती है। भाई ने गाड़ी निकाली और मुझे दीदी के घर ले गए और मुझे गेट पर ही उतार दिया और कहा, जाओ तुम जाकर मिल आओ, मैं यहीं खड़ा होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, पर तुम ज़्यादा देर ना लगाना। और भाई अंदर नहीं आए क्योंकि वह भी जीजा जी को पसंद नहीं करते थे। मैंने अंदर चलने को कहा तो बोले, तुम जाओ, मैं फिर कभी हो आऊँगा। मैं अकेले ही अपने दीदी के पास आ गई। वह उस वक्त अपने देवर और पति के साथ बैठकर खाना खा रही थी। मुझे देखते ही जीजा की आंखों में चमक आ गई और कहने लगे, तुम आ ही गई हो ना, अच्छा बताओ पान लाई हो? तुम्हें पता है ना हम पान शौक से खाते हैं, पान तो हम तुम्हारे हाथ से ही खाएंगे। और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सब्र का घूंट पिया और चुप ही रही। दीदी ने कहा, अच्छा हुआ निशा तुम आ गई, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। बताओ तुम खाना खाकर आई हो, आ जाओ मेरे साथ खाना खा लो। मैं जीजा जी के इस मजाक से भड़क गई। तुम क्या खाकर आई हो? क्या नहीं, मुझे तो लगता है तुम घर से भूखी ही आई हो। उनके इस मजाक पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। दीदी को देखने आई थी तो देख लिया, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। जीजा जी फिर एक बार मुस्कुराते हुए बोले, क्या देखने आई थी कि उनकी शादी हो गई है? क्या उम्र भर उन्हें अपने पास रखना था? अब तो बर्दाश्त की हद हो गई थी। मैं रोती हुई उनके घर से निकल आई। दीदी मुझे बुलाती रह गई। भाई बाहर खड़ा था। मैंने कहा, चलो भाई, मिल लिया है, आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगी, सब ठीक तो है? भाई ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा है जो तुम रो रही हो? ऐसे में अपने भाई की ये बात भी अच्छी ना लगी। एक दिन दीदी घर आई। मम्मी ने पार्टी रखी थी। दीदी खुश नज़र नहीं आ रही थी। मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ना जाने अकेले में मम्मी से क्या कहा था। मम्मी भी रोने लगी और मुझसे कहा, कभी भी तुम अपने जीजा के सामने मत जाना। पर ऐसा क्यों मम्मी? मैंने सवाल किया तो बहन ने जवाब दिया कि यह लड़की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत ही बदसूरत है और
बदतमीज़ भी है। मुझे एकदम से ये सुनकर गुस्सा आ गया। बदतमीज़ और बदसूरत तो वो खुद है, मैंने आगे बढ़कर जवाब दिया था। अब के बाद जब भी बहन घर आती तो उनके पति उनके साथ आते और कुछ ही देर बाद उन्हें वापस ले जाते। मुझे लगता था कि बहन विकास के साथ शादी से खुश नहीं है, मम्मी पापा की इज्जत के खातिर निभा रही है। अब तो मम्मी पापा भी उदास रहने लगे थे। एक दिन जब मैंने वजह पूछी तो मम्मी बोली, विकास बहुत कंजूस है, सोना को जेब खर्चे के लिए पैसे भी नहीं देता, पैसे पैसे को मोहताज रहती है। वह जब भी घर आती है मैं कुछ न कुछ पैसे उसके पर्स में डाल देती हूँ। दरअसल तुम्हारी जीजा जी की तनख्वाह ज़्यादा है। उन्होंने हमसे झूठ बोला था कि अफसर है। ये एक अफसर नहीं बल्कि एक नौकर है और जिस घर में वे रहते हैं वह घर उनके चाचा का है। इस बात पर मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया, पर अब क्या हो सकता था। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मम्मी पापा को अब दुख होता कि जब सोना के अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे तो हम ठुकराते रहते और विकास का रिश्ता एक ही बार में ले लिया। अच्छी तरह से किसी से पूछताछ भी नहीं की, बस उस रिश्ते करवाने वाली औरत की बातों में आ गए और उसकी बातें सच समझ ली जो कि एकदम झूठी थी। उधर विकास आए और बहुत परेशान थे और अपने ससुर से यानी मेरे पापा से कहा कि मेरे चाचा जी वापस आ रहे हैं और घर खाली करने का आदेश दिया है। पापा ने कहा, वह तुम्हारा काम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, प्लीज आप मेरी कुछ मदद करें। मेरे पापा ने उन्हें दिलासा दिया और अपना पुराना मकान उन्हें रहने को दे दिया जो कि किराए पर दिया हुआ था। वक्त गुजरता रहा और मेरी बहन को भगवान ने शादी के 3 साल बाद एक बेटा दिया और एक बेटी भी हो गई। 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, पर विकास से कहीं रहने का इंतजाम ना हो सका। अब विकास ने नौकरी भी छोड़ दी और पापा से कहा, सोना और बच्चों को आप कुछ दिन अपने पास रखें, मैं विदेश जा रहा हूँ। वहाँ मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। एक छोटी सी नौकरी में क्या रखा है, यहाँ आदमी का अपना घर खर्चा भी तो नहीं निकल सकता। पापा बेचारे क्या कहते, मजबूरन अपनी बेटी और बच्चों को अपने घर ले आए और जीजा जी विदेश चले गए। वहाँ जाकर किस्मत ने उनका साथ दिया और बहुत सारा पैसा कमा लिया और अपने देश वापस आ गए। वहाँ आकर उन्होंने अपना प्लॉट खरीदा और घर भी बना लिया। फिर वह दोबारा जाने लगे तो पापा ने कहा, अब अपनी बीवी बच्चों को अपने साथ ले जाओ, हम कब तक इन्हें संभालते रहेंगे। बच्चे आपके बिना उदास रहते हैं। एक बार तो चुप हो गए, लेकिन फिर बहन और बच्चों को अपने साथ ले ही गए। इधर मेरे मम्मी पापा ने मेरी रिश्ता एक लड़के के साथ पक्का कर दिया था जो मुझे पसंद भी करता था, लेकिन लड़के की पढ़ाई की वजह से शादी 2 साल बाद रखी गई थी। 2 साल का टाइम तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस बार मेरे पापा अमीर खानदान में शादी कराना चाहते थे। मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी थी। एक ही साल बीता था कि बहन और बच्चे वापस आ गए। बहन ने एक और बेटे को जन्म दिया। इस बार मेरी बहन बहुत ही नाजुक और उदास दिखाई दे रही थी। मम्मी ने बहन से पूछा, क्या हुआ है, तुम वहाँ पर खुश नहीं हो क्या? बहन कहने लगी, मेरा दिल उदास रहता है। विकास पैसे आने के बाद बहुत बदल से गए हैं। बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, बिना वजह ही ताने देते हैं, मेरे साथ बेरुख बरतने लगे हैं। पहली बार दीदी ने अपने पति की शिकायत की थी, जबकि बहुत खुशी खुशी विकास जीजा जी मम्मी और पापा से मिले थे और बहुत खुश भी नजर आ रहे थे। इसलिए पापा भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कह सके। 2 महीने रहकर बहन चली गई। अब जब भी फोन करती उनकी आवाज़ बहुत ही धीमी निकलती, जैसे अभी अभी रोई हो, और हर बार कहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, भगवान ही जाने मुझे क्या हो गया है, मेरा दम घुटने लगा है, मैं सही से सांस भी नहीं ले पाती। मम्मी ने विकास जीजा जी से बात की तो उन्होंने कहा कि कई डॉक्टरों को दिखाया है और इलाज भी चल रहा है, दवाइयाँ भी अपने हाथों से ही खिलाता हूँ, मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। डॉक्टरों के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बीमारी है।
लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन दीदी ठीक नहीं हुई। इस बार आई तो एकदम से सूख चुकी थी, हड्डियों का ढांचा दिख रहा था और आंखों के नीचे गड्ढे भी हो रहे थे। बस छुप छुप कर रोती रहती थी और पूछने पर भी कुछ नहीं बताती थी। मम्मी ने कहा अब मैं इसे विकास के साथ नहीं जाने दूंगी, कुछ टाइम के लिए अपने पास ही रख लूंगी और मैं खुद ही इलाज करवाऊंगी। तो विकास जीजा जी भी नहीं गए और जीजा जी को खुद डॉक्टर के पास लेकर जाते और खुद ही दवाइयाँ भी खिलाते। एक दिन अचानक ही बहन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्होंने हिचकी आने लगी और देखते ही देखते वह भगवान को प्यारी हो गई। हमारे घर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी हो। उनके 3 बच्चे भी थे जो रो रो कर अपनी माँ को पुकारते थे। ये देखकर हम सब भी बहुत रोते थे, क्या हो गया है। उनको मरे हुए 2 महीने भी ना हुए थे। विकास जीजा जी ने वापस जाने की ठान ली और मम्मी से कहा कि फिलहाल के लिए आप बच्चों को अपने पास ही रख लें, जैसे ही अच्छा सा रिश्ता मिलेगा तो मैं शादी कर लूँगा। आखिर माँ के बिना बच्चे कैसे रह सकते हैं। उनके लिए दूसरी माँ आते ही मैं अपने बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। इस बात पर मम्मी रोने लगी तो विकास जीजा जी कहने लगे अगर आपको ये बात मंजूर नहीं है तो निशा के साथ मेरी शादी करा दें। बच्चे सौतेली माँ के साथ रहने से बच जाएंगे। यह सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। वो इंसान जिस इंसान को मैं पहले दिन से ही नापसंद करती थी, अब वह मेरे साथ शादी करने की जिद कर रहा था। मैं रो रो कर अपनी जान देने के लिए तैयार थी। मेरा रिश्ता तो पहले से ही एक अच्छे लड़के के साथ पक्का था और मैं भी उस लड़के को पसंद करने लगी थी। हम सबके लिए ये बहुत ही बड़ी इम्तिहान की घड़ी थी और बच्चों की खातिर मम्मी पापा ने दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला किया और मेरे सामने हाथ जोड़कर सर झुकाए बैठे थे और कह रहे थे सोना के बच्चे हम किसी और के हाथों में नहीं दे सकते और बच्चों की जुदाई भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पापा ने अपना फैसला सुना ही दिया कि विकास की शादी निशा से कर देते हैं ताकि हमारे नाती सुरक्षित रहें और मैं उन लड़के वालों को खुद ही संभाल लूँगा। अब हमारी मजबूरी है और हम मजबूरी में ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट गया। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने तरह तरह के वास्ते देकर मुझे मजबूर कर दिया। जब विकास से शादी हुई तो मुझे अपना मंगेतर बहुत याद आया। मैं इतना रोई कि रोते रोते गले में सांस आकर अटक गई। लेकिन जो भी हो, किस्मत के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। विवेक से शादी के बाद अब मैं उसकी बीवी थी। जिस इंसान से मुझे इतनी नफरत थी, आज मैं उसके बच्चों को रोज रात को अपने सीने से लगाकर सुलाती थी। वह अपनी माँ को याद कर कर के बहुत रोते थे और ये मेरी प्यारी बहन के दिल के टुकड़े थे, उनको कैसे ना अपने दिल से लगाऊं। भगवान की मार समझकर अपने आप को शांत कर लिया। बच्चों के खातिर उनके बाप को बर्दाश्त किया। अब वह रोज पान लेकर आते और मेरे हाथों से खाते। जब मैं उन्हें पान खिलाती तो मेरा दिल एक तरफ से जलता जाता। जब मैंने एक दिन उनके मुंह में पान रखा तो विकास ने एक ऐसी बात कही कि अब मेरा रोम रोम भी उनसे नफरत करता है और मेरा दिल उसे बद्दुआ दे रहा था। उसने कहा, तुम जानती हो, जब पहले दिन मेहंदी की रस्म में मैंने तुम्हें देखा तो भगवान से हाथ जोड़कर विनती की कि भगवान जो मेरी बीवी बन रही है ये शादी के बाद मर जाए और मैं साली को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊं। और भगवान ने मेरी सुन ली। देखो आज वह मर गई है और तुम मेरी बीवी बन गई हो। मुझे कुछ दिन बाद ये भी बताया कि मैंने तुम्हारी बहन को शादी की पहली रात ही बता दिया था कि तुम्हारी छोटी बहन पहली ही नज़र में मुझे पसंद आ गई है और मुझे उससे प्यार हो गया है। और मैंने उससे यह भी कहा था, पर मैं उसे तलाक देकर तुमसे शादी नहीं कर सकता था। भगवान करे तुम जल्द मर जाओ ताकि मैं उससे अपने दिल की रानी बना लूं। काश विकास की ये बात सुनने से पहले मैं मर जाती और मेरी बहन जिंदा रहती।
बच्चों को पालती और उनकी खुशियां देखती। आज मैं उसी विकास की बीवी हूँ जिससे मैं नफरत करती हूँ, लेकिन दीदी के बच्चों से मुझे बहुत प्यार है। ये सोचकर कि बच्चे हैं, बच्चों के सामने पति के साथ बड़े ही प्यार से बात करती हूँ। ये मेरा दिल ही जानता है कि मेरे दिल में क्या है। शादी वाले दिन ही ये इरादा कर लिया कि वह अपनी बीवी की बहन से शादी करेगा, और यह बात वह अपनी बीवी से कहकर दीदी को भी बहुत परेशान करता था। दीदी उसके साथ कैसे खुश रह सकती थी। सोचती हूँ इस आदमी के साथ खुशी भरी जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। कितनी बेरुखी से दीदी को सताया होगा कि वह बीमार रहने लगी, फिर ना जाने कैसी दवाइयाँ खिलाई होंगी जो वह अपनी जिंदगी से ही जंग हार गई। अब तो ये सब मेरे दिल से कभी भी नहीं जाएगा। मैं किसी से अपने दिल की बात को भी नहीं कह सकती। औरत का नाम ही मजबूरी है। मर्द तो आखिर मर्द होता है, और पति कैसा भी हो फिर भी सर का ताज ही रहता है, और उसके लिए भगवान से दुआ करना भी औरत का फर्ज होता है। लेकिन विवेक के लिए मेरे दिल से हमेशा बद्दुआ ही निकलती, और भगवान से प्रार्थना करती थी कि इसको इसके किए की सजा जल्दी ही दे। अभी 1 साल ही बीता था कि विकास को पान खाने की वजह से कैंसर हो गया था और वह बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज होने के बाद भी वह बच ना सका। आखिरी सांसों में उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बुलवाया और हम सब से माफ़ी मांगी और कहा कि ये सब कुछ उन्हें उनके किए की सजा मिल रही है। अब हम क्या कर सकते थे। मेरी बहन तो वापस नहीं आ सकती थी। मेरे मम्मी पापा ने उसे माफ़ कर दिया और कहा भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे दी है। विवेक की मौत के बाद कुछ समय बीता और फिर एक बार राज के घर वाले मेरे घर आए और अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा, और राज के मम्मी पापा ने भी मुझे बच्चों के साथ बहू के रूप में स्वीकार किया और मेरे मम्मी पापा ने हाँ कर दी। आखिर इतना सब कुछ होने के बाद मेरी शादी राज से हो गई। अब इस बात को 2 साल बीत गए हैं। भगवान ने हमें एक बेटा भी दिया है। आज राज और मैं अपने बच्चों के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हमें जितना मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।